हेलो एवरीवन। आज हम अपर लिम्ब के एक बहुत इंपॉर्टेंट बोन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमरस। ये अपर आर्म की लॉन्गेस्ट बोन होती है और शोल्डर से एल्बो तक एक्सटेंड होती है। एनाटॉमी और फ्रैक्चर दोनों के ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द डिटेल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस। द ह्यूमरस इज a long bone of the upper arm. It is the one of the longest bone in the body, which makes it more prone to fracture upon impact. The word humerus comes from the Latin word for upper arm. तो इसका मतलब है कि ह्यूमरस एक लॉन्गेस्ट बोन है जो अपर आर्म में प्रेजेंट होती है। ये बोन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन में से एक है, इसलिए ये इम्पैक्ट फ्रैक्चर कॉमन होता है। वर्ड ह्यूमरस लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका मीनिंग होता है अपर आर्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमरस इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें मल्टीपल मसल अटैचमेंट और नर्व सप्लाई रिलेटेड है। वेयर इज द ह्यूमरस लोकेटेड? अच्छा, लोकेशन बोला है यहाँ पे। तो ह्यूमरस बोन इज लोकेटेड इन द अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर जॉइंट एंड द एल्बो जॉइंट। द शोल्डर जॉइंट ऑल्सो नोन एज द ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, is a ball and socket joint. The ball is the humeral head and the socket is the glenoid fossa of the scapula. The joint is supported by ligament and surrounded by a four rotator cuff muscle and their tendons. अच्छा, the supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and subscapularis. These muscles originated on the scapula and inserted on the humeral head. तो इसका मतलब है, हम देखते हैं कि ह्यूमरस कहाँ लोकेटेड होता है। ह्यूमरस शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट को हम ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट भी बोलते हैं। ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। इसमें ह्यूमेरल हेड बॉल की तरह एक्ट करता है और स्कैपुला का ग्लेनोइड कैविटी सॉकेट की तरह। रोटेटर कफ मसल कौन कौन सी है? तो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरिस शोल्डर को स्टेबलाइज करता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ग्रेटर टर्बिकल, लेसर टर्बिकल, इंटर टर्बिकल ग्लोव, lateral supracondylar ridge, radial fossa, capitulum, trochlea, medial epicondyle, auricular fossa, coronoid fossa, medial supracondylar ridge, delta tuberosity, radial groove, anatomical neck, head of humerus, surgical neck, delta tuberosity, और lateral epicondyle। तो एनाटॉमिकल पोजीशन समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसी बेसिक्स पर हम सरफेस बॉर्डर और अटैचमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ह्यूमरल हेड मिडियली और अपवर्ड डायरेक्टेड फेस करता है। इंटरट्यूबिकल लैटरल साइड पर होता है और लेजर ट्यूबिकल एंटीरियर साइड पर। Parts of humerus: proximal end body or shaft, distal end. Proximal end, this is the upper part of your humerus closest to your shoulder body or shaft. This is the longest middle position of your humerus. Distal end, this is the lower area of your humerus that closest to your elbow. अच्छा, तो ह्यूमरस के मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें से प्रॉक्सिमल इंड, शाफ्ट और बॉडी डिस्टल इंड होता है। इसमें प्रॉक्सिमल इंड शोल्डर के पास होता है, शाफ्ट मिडिल लॉन्ग पार्ट होता है और डिस्टल इंड एल्बो के पास होता है। Proximal part, head. The head is nearly hemispherical in form. It is directed upward, medialward, and little backward. It articulates with the glenoid cavity of the scapula to form the glenohumeral joint, shoulder joint. The head form about one third of the sphere and is much greater than glenoid cavity. तो proximal part का सबसे important structure है head of humerus.
अच्छा। और ये नियरली हेमिस हेमिस्फेरिकल होता है और अपवर्ड, मिडलवर्ड और स्लाइटली बैकवर्ड डायरेक्शन में फेस करता है। ये स्कैपुला के ग्लेनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाता है। अब एनाटॉमिकल नेक देखते हैं। द लाइन separating the head from rest of the upper end called the anatomical neck. The anatomical neck is a slight narrowing below the articulating surface of the head. The anatomical neck is obliquely directed, forming an obtuse angle with the body more than 90 and less than 18. Okay. It is best marked in the lower half of its circumference. The upper half it is represented by a narrow groove separating the head from the tubercle. Okay. तो हेड के जस्ट नीचे जो स्लाइट कंस्ट्रिक्शन होती है उसे एनाटॉमिकल निक बोलते हैं। आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है। हाँ, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा सर्जिकल निक की होती है, बट एनाटॉमिकल निक भी एनाटॉमिकली लैंडमार्क होती है। Next, surgical neck. The surgical neck of the humerus is a bony constricted at the proximal end of the shaft of humerus. Okay, it is situated distal to the greater tubercle and lesser tubercle and proximal to the deltoid tuberosity. The surgical neck is a narrow area distal to the tubercle that is a common site of fracture. It makes contact with the axillary nerve and the posterior humeral circumflex artery. Damage to the axillary nerve affects function of the teres minor and deltoid muscle, resulting in the loss of adductor of arm, abduction of arm. Sorry, loss of abduction of arm from from 15 to 90-degree, weak flexion and extension and rotation of shoulder as well as loss of sensation of the skin over a small part of the lateral shoulder। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सर्जिकल नेक प्रॉक्सिमल शाफ्ट की कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया होता है और फ्रैक्चर का कॉमन साइट है। ओके, तो यहाँ से एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी पास करते हैं। ओके, अगर फ्रैक्चर हो जाए तो डेल्टॉइड और टेरेस माइनर मसल अफेक्टेड हो सकता है। पेशेंट को आर्म और एबडक्ट करने में डिफिकल्टी होती है। Greater tubercle. The greater tubercle, greater tuberosity is a large, posteriorly placed projection that is placed laterally. It provides attachment point for the supraspinatus, infraspinatus, and the teres minor muscle. Three of the four muscles of the rotator cuff, except subscapularis on lesser tubercle, a muscle group that stabilize the shoulder joint. SIT. Okay. The upper surface of the greater tubercle is rounded and marked by three flat impression. Impression, no? Yes. The highest superior facet gets inserted to the supraspinatus muscle. The middle facet gives insertion to the infraspinatus muscle. The lowest inferior facet and the body of the bone for about 2.5 centimeter gives insertion to the teres minor muscle. The lateral surface of the greater tubercle is convex, rough, and continuous with the lateral surface of the body of the humerus. It can be described as having a cranial and a quadral. I don't know. Comment this how it pronounce this CAUDL. Okay. तो इसका मतलब है कि ग्रेटर ट्यूबरकल एक लार्ज लैटरल प्रोजेक्शन है। यहाँ 3 पॉइंट रोटेटर कफ मसल अटैच होता है। 3 important rotator cuff. Okay.
देख रहे हो ना? सुप्रास्पैटिस, इंफ्रास्पैटिस और टेरेस माइनर। इसका निमोनिक याद कर देना जो वहाँ लिखा हुआ है। SIT मसल। ग्रेटर टर्बिकल फैसेट, ग्रेटर टर्बिकल पर तीन फैसेट प्रेजेंट होते हैं। सुपेरियर फैसेट सुप्रास्पैटिस, मिडिल फैसेट इंफ्रास्पैटिस, इंफेरियर फैसेट टेरेस माइनर। ये वाइवा और प्रैक्टिकल में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। Between the greater tubercle and the lesser tubercle is the bicipital groove intertubercular sulcus। तो ग्रेटर और लेसर टर्बिकल के बीच एक ग्रोव होता है जिसे बाइसिपिटल ग्रोव या इंटरट्यूबिकुलर सल्कस बोलते हैं। इसमें लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन पास करता है। Laser tubercle: the laser tubercle of the humerus, although smaller, is more prominent than the greater tubercle. It is situated in front and is acted medially and anteriorly. The projection of the laser tubercle is anterior from the junction that is found between the anatomical neck and the shaft of the humerus, and easily identified due to the intertubercle sulcus bicipital groove. The crest of the laser tubercle forms the medial lip of the bicipital groove and is the site for insertion of the teres major and latissimus dorsi muscle. Above and in front, it presents an impression for the insertion of the tendon of the subscapularis muscle. तो लेजर ट्यूबिकल एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। यहाँ सबस्कैपुलरिस मसल अटैच होती है। ये रोटेटर कफ की फोर्थ मसल है। हाँ, लेजर ट्यूबिकल और उसके क्रेस्ट पर टेरेस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्साई मसल अटैच होते हैं। मसल अटैचमेंट एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे इसमें मूवमेंट डिटरमाइन करने में आसानी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायसिपिटल ग्रूव। The basic group separates the greater tubercle from the lesser tubercle. It is usually around 8 centimeter long and 1 centimeter wide in adults. It lodges the long tendon of the biceps brachii muscle between the tendons of the pectoralis major muscle on the lateral lip and the tendon of the teres major muscle on the medial lip. It also transmits a branch of the anterior humeral circumflex artery to the shoulder joint। तो इसका मतलब है कि बाइसेप्टल ग्रुप लॉन्ग टेंडन और बाइसेप को लॉन्च करता है। इस ग्रुप के लैटरल लिप पर पेक्टोरलिस मेजर अटैच होता है। फ्लोर पर लैटिसिमस डॉर्साई और मीडियल लिप पर टेरेस मेजर। इसका निमोनिक है लेडी बिटवीन टू मेजर्स। नेक्स्ट, इंटरट्यूबिकुलर ग्रुप और बाइसेप्टल सल्कस। अब हम प्रॉक्सिमल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट हम शाफ्ट और डिस्टल इंड पढ़ेंगे। बासिपिटल ग्रुप, ओके। डिस्टल और लोअर extremity of the humerus is flattened from before backward and curved slightly forward. It ends below in a broad articular surface which is divided into two parts by a slight ridge projection on either side or the lateral and medial epicondyles। तो डिस्टल ह्यूमरस फ्लैटेड होता है और एल्बो जॉइंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसमें मिडिल और लैटरल एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट होता है। डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक कैपिचुलम और एक ट्रोकेलिया। Articular surface extends a little lower than the epicondyle and is curved slightly forward. It is medially extremely occupies a lower level than the lateral. The lateral portion of the surface consists of the smooth, rounded
Name the capitulum little head of the humerus. It articulate with the uh, cup-shaped depression on the head of the radius and is limited to the front and lower part of the bone. The trochlear pulley is a pulley-shaped surface. It articulates with the trochlear notch of the ulna. The middle edge of the trochlear project down 6 mm more than the lateral edge. This result in the formation of carrying angle. तो हम्म, अच्छा। वो कैपिचुलम रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है, ट्रोक्लियर अल्ना के ट्रोक्लियर नोड्स के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है। ट्रोक्लियर का मिडिल एज लोअर होता है, इसी वजह से कैरिंग एंगल बनता है। तो कैरिंग एंगल नॉर्मली फोर आर्म बॉडी से थोड़ा लैटरल एंगल बनाता है, जिसे कैरिंग एंगल बोलते हैं। ये फीमेल्स में स्लाइटली ज़्यादा होता है। तो कोरोनॉइड ट्रोक्लिया। अच्छा, आपने तो रिवीजन कर लिया होगा इतना देर में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फोसा। Above the front part of the trochlea is a small depression, the coronoid fossa, which receives the coronoid process of the ulna during flexion of the forearm. तो coronoid fossa trochlea के above anterior side पर होता है। फोरआर्म फ्लेक्शन के टाइम अल्ना का coronoid process इसमें फिट होता है। Above the back part of the trochlea is a deep triangular depression, the auricular fossa, in which the summit of the auricular is received in the extension and forearm. अच्छा, तो पोस्टीरियर साइड पर डीप डिप्रेशन होता है ऑलिकुलर फोसा का। फोरआर्म एक्सटेंशन के टाइम ऑलिकुलर प्रोसेस इसमें एंटर करता है। तो थोड़ा रिवीजन कर लें आप लोग। Now move to radial fossa. Above the front part of the capitulum is a slight depression, the radial fossa, which receives the anterior border of the head of the radius when the forearm is flexed. तो कैपिचुलम के अबव रेडियल फोसा होता है। फोर आर्म फ्लेक्शन में रेडियस का हेड इसमें एकोमोडेट होता है। एपिकॉन्डाइल्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, the epicondyles are continuous above with the supracondylar ridge. The lateral epicondyle of the humerus is a large tubercular eminence, curved a little forward and giving attachment to the radial collateral ligament of the elbow joint and to a tendon common to the origin of the supinator and some of the extensor muscle. Especially these extensor muscle include the anconeus muscle. Anconeus, no? Yes. The supinator and extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, and extensor carpi ulnaris. बाकी आप क्या लिखा है वो तो समझ ही रहे हो। सैड बिकॉज ऑफ एक्स से दूर रहो। ही आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन, बट यू नो वेरी वेल। एपिकॉन्डाइल मसल अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन होता है। लैटरल एपिकॉन्डाइल एक्सटेंशन मसल का कॉमन ओरिजिन देता है। इसमें एक्सटेंशन मसल और सुपिनेटर अटैच होता है।
The medial epicondyle of the humerus is the epicondyle of the humeral bone of the upper arm in human. It is larger and more prominent than the lateral epicondyle and is directed slightly more posteriorly in the anatomical position. The medial epicondyle is located on the distal end of the humerus. Additionally, the medial epicondyle is inferior to the medial supracondylar ridge. It is also proximal to the olecranon fossa. The medial epicondyle gives attachment to the ulnar collateral ligament of elbow joint to pronator the pronator teres and to a common tendon of origin, the common flexure tendon of some of the flexure muscle of the forearm, the extensor carpi radialis, the flexure carpi ulnaris, the flexure digitorum superficialis, and the palmaris longus plus R. Okay. So medial or lateral supracondyle crest distal humerus के बॉर्डर कंटिन्यू करता है और मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. The medial supracondylar crest forms the sharp medial border of the distal humerus, continuing the superiorly form the medial epicondyle. The lateral supracondylar crest forms the sharp lateral border of the distal humerus, continuing superiorly from the lateral epicondyle. हमने इसके बारे में पहले देख लिया है. Okay, next. Shaft or body. Border. There are three borders. Anterior. The anterior border runs from the front of the quadrituple above to the coronoid fossa below, separating the anteromedial from the anterolateral surface. Its upper part is prominent ridge. The crest of the greater tubercle is it serves for the insertion of the tendon of the pectoralis major muscle about its center. It forms the anterior boundary of the deltoid tuberosity on which the deltoid muscle attach below. It is smooth and rounded, affording attachment to the brachialis muscle. अब हम शाफ्ट बॉडी को बॉडी फेमरस पढ़ेंगे. शाफ्ट में तीन बॉर्डर और तीन सरफेस होती है. जो कि बॉर्डर होती है एंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर. इन बॉर्डर पर मल्टीपल मसल अटैच करता है. देख लीजिए. नेक्स्ट. The lateral border runs. Mhm. Mm. No, the lateral border runs from the back of the metatarsical to the lateral epicondyle and separates the anterolateral from the posterior surface. Its so upper half is rounded and indistinctly marked. नहीं बताइए क्या लिखा हुआ है, देख लीजिएगा. Marked, serving for the attachment of the lower part of the insertion of the teres minor muscle and below this giving origin to the lateral head of the tricep brachii muscle. Its center is traversed by a broad but shallow oblique depression. The spinal groove, musculospinal groove, the radial nerve runs in the spinal groove. Its lower part forms a prominent rough margin, a little curve from backward forward. The lateral supracondylar ridge, which present an leap, anterior leap for the origin of the branchioradialis muscle above the extensor carpi radialis longus muscle above.
A posterior leap for the tricep brachii muscle and intermediate ridge for the attachment of the lateral intermuscular septum. So lateral border के पास spinal groove present होता है. इस groove में radial nerve और profunda ब्रैंकाई आर्टरी पास करता है. मिड शाफ्ट फ्रैक्चर में रेडियल नर्व इंजरी कॉमन होती है. The medial border extends from the laser tubercle to the middle epicondyle. Its upper third consists of the prominent ridge in the crest of the laser tubercle, which gives the insertion to the tendon of the teres major muscle about its center. It's a slight impression for the insertion of the coracobrachialis muscle, and just below this is the entrance of the nutrient canal directed downward. Sometimes there is a second nutrient canal at the common commencement of the radial sulcus. The inferior third of the border is raised into a slight ridge, the medial supracondylar ridge, which become very prominent below it. Present and anterior lip for the origin of the brachialis muscle and the pronator teres muscle. A posterior lip for the middle head of the tricep brachii muscle and an intermediate ridge for the attachment of the medial intermuscular septum. So the middle border पर teres major coracobrachialis और brachialis muscle attach करता है. The body or shaft of the humerus is triangular to the cylindrical incurred section and is compressed antero-posterior. It has three surfaces, namely anterolateral surface, the area between the lateral border of the humerus to the line down drawn as a continuation of the crest of the greater tubercle. The anterolateral surface is directed lateralward above, where it is smooth, rounded, and covered by a deltoid muscle. Forward and lateralward below, where it is a slightly concave from above downward and give origin to the part of the branchialis above. About the middle of this surface is a rough rectangular elevation and the deltoid tuberosity for the insertion of the deltoid muscle. Below this is a radial sulcus directed oblique from the behind forward and downward and transmitting the radial nerve and profunda artery. So the humerus में तीन सरफेस होती है. एंटेरोलैटरल, एंटेरोमेडियल, पोस्टीरियर सरफेस. और डेल्टा ट्यूबोसिटी के बारे में हमने फिर कुछ पढ़ा था उस लाइन में. तो एंटेरोलैटरल सरफेस पर डेल्टा ट्यूबोसिटी होती है. यहाँ डेल्टॉइड मसल इंसर्ट होती है. ठीक है. तो एंटेरोमेडियल सरफेस के बारे में देखते हैं. द एरिया बिटवीन द मिडल बॉर्डर of the humerus to the line drawn as continuation of the crest of the greater tubercle. The anteromedian surface less extensive than the anterolateral is directed medialward above, forward, and the medialward below. Its upper part is narrow and forms the floor of the intertubercle groove, which gives the insertion to the tendon of the latissimus dorsi muscle. Its middle part is slightly rough for the attachment of the sum of the fibers of the tendons of insertion of the coracobrachialis muscle. Its lower part is smooth, concave for the above downward and gives origin to the brachialis muscle. So the anteromedial surface पर coracobrachialis और brachialis muscle attachment मिलती है.
अब बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस, द एरिया बिटवीन द मीडियल एंड द lateral border. The posterior surface appears somewhat twisted so that its upper part is directed a little midward, its lower part backward, and a little lateralward. Nearly the whole of this surface is covered. Sorry, no, it is not converted. It's covered by the lateral and medial head of the tricep branchi. The former arising above, the later below the lateral, not lateral, is the radial sulcus. So the posterior surface mostly tricep branchi मसल से ही कवर्ड होती है. नेक्स्ट देखते हैं deltoid tuberosity. The deltoid tuberosity is the roughest surface on the lateral surface of the shaft of the humerus and act as the site of insertion of deltoid deltoids deltoids muscle. Okay, the posterior superior part of the shaft has a crest beginning just below the surgical neck of the humerus and extend till the superior tip of the deltoid tuberosity. This is where the lateral head of tricep branchi is attached. So डेल्टा ट्यूबरोसिटी डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन पॉइंट होता है, क्लिनिकल एनाटॉमी में इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है. The radial circus, also known as the spiral groove, is found on the posterior surface of the shaft and is the shallow oblique groove through which the radial nerve passes along with the vessel. This is located posterior-inferior to the delta tuberosity. The inferior boundary of the spinal groove is continuous till distally with the lateral border of the shaft. तो रेडियल सर्कस या स्पाइरल ग्रुप पोस्टीरियर सर्कस पर होती है, तो रेडियस नर्व यहाँ पास करती है, सो फ्रैक्चर डेंजरस हो सकता है. नहीं समझा आया, फिर से मैं बोलता हूँ. रेडियल सर्कस या स्पाइनल ग्रुप पोस्टीरियर सरफेस पर होती है, रेडियल नर्व यहाँ पास करती है, सो फ्रैक्चर डेंजरस हो सकती है. द न्यूट्रिएंट फोरामेन of the humerus is located in the anteromedial surface of the humerus. The nutrient arteries enter the humerus through these foramen. ये जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है ना, ये आपको दिखेगा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के आसपास. लाइक न्यूट्रिएंट फोरामेन एंटेरोमीडियल सरफेस पर लोकेटेड होती है. यहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी बोन के अंदर एंट्री करती है. सो गाइस आज हमने ह्यूमरस की सो गाइस आज हमने ह्यूमरस को कंप्लीट एनाटॉमी डिटेल में पढ़ी. इसमें प्रॉक्सिमल इंट, शार्प, डिस्टल इंट, मसल अटैचमेंट, नर्व रिलेशन, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी देखा. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.